पहला सवाल हमारा यह होगा कि सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमला शर्तों का उल्लंघन है या धूर्तता है? क्योंकि कल जब सीज फायर की घोषणा हुई थी तब उसमें भी यह बात साफ कही गई थी कि लेबनान पर भी हमला नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हुआ है। तो क्या यह शर्तों का उल्लंघन जो ईरान कह रहा है या धूर्तता है इजराइल की? इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या लेबनान अटैक और होर्मुज के बंद होने से शांति वार्ता पर संकट बना हुआ है? क्योंकि अब इस्लामाबाद में जो मीटिंग होनी थी वो होगी नहीं होगी, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान ने सीज फायर डील कराने में दोनों देशों से गलत बयानी की है? यह भी एक सवाल उठता है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने दरअसल ट्वीट किया था और उसके बाद यह माना जा रहा था कि अब सीज फायर किया जाएगा और उसमें लेबनान का जिक्र साफ शब्दों में किया गया था और इसीलिए सवाल उठता है। तो सवाल इसी से शुरुआत करेंगे। आरजू काजमी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो ट्वीट कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, व्हाइट हाउस ने उसको मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि लेबनान पे हमला हो रहा है। जेडी वांस कह रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है ईरान का, जिसके वजह से वो समझ बैठे कि शायद लेबनान भी इस बातचीत में शामिल है, इस सीज फायर की जो शर्तें हैं उसमें शामिल है। और अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान के पाकिस्तान के राजदूत जिन्होंने ट्वीट किया था, एम्बेसडर ने, और कहा था कि ईरानियन डेलीगेशन आएगा इस्लामाबाद में, अमेरिका से चर्चा होगी, वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है। क्या हो क्या रहा है? देखिए, अभी तक तो यही बताया जा रहा है जो आपकी रिपोर्ट में था कि पाकिस्तान बंद है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, पाकिस्तान बंद नहीं है। सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी जो ट्विन सिटीज हैं, सिर्फ उसको एक तरह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद की गई हैं, ऑफिसेज बंद हैं। बाकी पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान में अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि सैटरडे को ये मीटिंग होगी और डेलीगेशंस आज से आना शुरू होंगे और देखते हैं कि कौन आता है कौन नहीं आता है। और अगर ईरान के किसी ऑफिशियल ने अपनी ट्वीट लगा के डिलीट की है तो उसके बारे में तो अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया। हमारे यहाँ तो अभी यही तैयारी चल रही है कि ये डेलीगेशंस आएंगे और पाकिस्तान में इनकी बात होगी। पाकिस्तान ने हरगिज ये दावा नहीं किया कि हम इस वॉर को रुकवा देंगे या ये झगड़ा खत्म करा देंगे। ये जरूर है कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि डायलॉग की टेबल पर ये लोग आ जाएं और वहां पर बातचीत हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली उसमें इसराइल शामिल नहीं है और इसराइल का कोई ऑफिशियल पाकिस्तान नहीं आएगा, ना ही उनको इनवाइट किया गया है। तो अगर इसराइल उठकर किसी कंट्री के ऊपर, लेबनान या किसी पर अटैक करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान या कोई और कुछ नहीं कर सकता। ये चीज जो है ये अमेरिका को देखनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही है कि वो तो अपनी कही हुई बातों से हर दूसरे दिन मुकर जाते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान से भी कोई बात की गई हो और उस वजह से यहाँ के ऑफिशियल्स जो है बात कर रहे हैं, आरजू, ट्वीट्स आपकी ये लगा रहे बात हैं तो और वो ठीक मुकर है गए हों। कि इजराइल इस चर्चा में शामिल नहीं होगा और इजराइल को रोकने का काम अमेरिका का है। इससे पहले भी जब सीरियन आर्म फोर्सेस पे 2025 में अमेरिका इजराइल की तरफ से हमले होने थे, तब भी अमेरिका ने बीच बचाव किया था, कहा था, और उसके बाद इजराइल ने उनकी बात मानी थी। बात यहां पर ही आती है, जरा वो ट्वीट दिखाइएगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट है जिसके बाद उस पर ईरानियन अथॉरिटीज के तरफ से उस पर ट्वीट किया गया और कहा गया कि हम सीज फायर 15 दिन का सीज फायर होगा और उसमें चर्चा होगी और उसके बाद इसको परमानेंट किया जाएगा। उस ट्वीट में इस बात का साफ जिक्र किया गया था, इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। वो ट्वीट भी जरा हम आपको दिखा देंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका ये ट्वीट था। अब अमेरिका आकर यह कह रहा है कि लेबनान की बात तो हुई ही नहीं थी, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो यह मिसअंडरस्टैंडिंग किसका हुआ है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है सोशल मीडिया पर यह डालने से पहले? जेडी वांस कह रहे हैं कि ईरान का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। किसका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है तो हो सकता है हुआ हो, लेकिन अगर जैसे मैंने पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या अमेरिकन ऑफिशियल्स की बात करें तो वो तो हर दूसरे दिन अपना स्टेटमेंट खुद ही चेंज कर देते हैं। ट्रंप ने अभी तक जितनी भी बातें की हैं उससे वो खुद ही मुकरते चले गए। ईरान को उन्होंने जहां से शुरू किया था और उनका ख्याल था कि ईरान एक छोटी कंट्री है, वो ईरान को कंट्रोल कर लेंगे और 2-4 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगी, तो ईरान ने जिसे कहते हैं कि उनको इतनी मार लगाई है कि शायद अमेरिका ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ईरान भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो इस वक्त जो बार बार स्टेटमेंट्स चेंज हो रही है वो यकीनन अमेरिका की तरफ से ही हो रही होंगी और पाकिस्तान से तो जो कहा गया होगा, वरना पाकिस्तान को कोई शौक थोड़ी है कि किसी कंट्री का नाम ना हो और वो फिर भी ट्वीट लगा दी जाए। तो हो सकता है अमेरिका ने कहा और बाद में ये खुद क्योंकि नहीं, लेकिन अपनी पाकिस्तानी स्टेटमेंट से अथॉरिटीज मुकर की तरफ जाते से हैं। इसके बारे में कोई सफाई आई है क्या? क्योंकि नहीं, अभी आपके तक कुछ प्रधानमंत्री नहीं जो कहा। कह रहे हैं पब्लिक फोरम पर, उसको साफ शब्दों में झुटलाया जा रहा है। आप बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं
और उसके बाद अब ईरानियन अथॉरिटीज इस चर्चा में शामिल होंगी नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रही है। जो देखिए, सोशल अभी तक मीडिया पर आपके प्रधानमंत्री ने चीज डाली, उसको झुटलाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पे लिखा तो उन्होंने अपने मन से तो नहीं लिखा होगा, डेफिनेटली उनको इन कंट्रीज ने गारंटी दी होगी। अब अगर वो अपनी बात से खुद मुकर गए तो फिर उनकी ट्वीट तो जाहिर है बेकार हो ही जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ईरान से कोई डेलीगेशन या अमेरिका से डेलीगेशन नहीं आ रहा है। अभी यही बताया गया कि वो लोग पहुंच रहे हैं और ठीक, आज रात मेरे ख्याल है कुछ आवर्स के बाद पता लग जाएगा कि कौन कौन आ गया है। ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी भी उम्मीद है। सूरत वाला, क्या आपको लगता है कि ईरान का डेलीगेशन ये सब चीजों के बाद भी जाएगा? क्योंकि ईरान के तरफ से साफ शब्दों में कहा है कि 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। हमले जारी रहे हैं, एक ड्रोन ईरान के एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किया गया है और लेबनान पर भी हमले चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी बात यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि यूरेनियम का इनरिचमेंट को लेकर नहीं होगा। ये बात ईरान ने मान ली थी, लेकिन ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो आज की स्थिति में क्या डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा, बातचीत होगी, या अब यह सीज फायर सिर्फ 2 दिन का बचकर रह जाएगा और एक बार फिर वही चीज देखने मिलेगी जो पिछले 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं? ऑफिशियली डेलीगेशन के बारे में ईरान ने अभी तक के न जाने का अनाउंस नहीं किया है, बल्कि यही कहा गया है कि डेलीगेशन जाने की तैयारी है। लेकिन ईरान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया था कि रात में 10 बजे एक ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचेगा। उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। इससे ये मतलब निकाला जा रहा है कि हालात को बदलता हुआ देखते हुए और अमेरिका ने वो जो सीज फायर के जो पॉइंट्स रखे गए थे कि जिसके ऊपर बात करना है, उनका उल्लंघन होता हुआ देखकर अपने उधर जो इसराइल को उसे कंट्रोल करना चाहिए था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। चूंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ईरान में मीडिया में भी ये बात चल रही है और ईरान में एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि जब अमेरिका इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और पहली शर्त उसमें यह थी कि हर जगह हमले रोके जाएंगे, उसमें लुबनान भी शामिल था, और इसको पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने, जहां उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, साथ साथ में पाकिस्तान के एम्बेसडर जो अमेरिका में है, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है कि लुबनान का नाम ऑलरेडी इसमें था, और आज इनका ट्वीट था। यानी पाकिस्तान के दूसरे ऑफिशियल्स कहां से कंफर्म किया है? जेडी वांस का स्टेटमेंट आपको हम दिखा देते हैं, उसमें तो वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ईरान का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका से बात किए बिना इस तरीके से ट्वीट नहीं कर सकते। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहां है? क्या इसीलिए सवाल उठता है ना कि क्या अब इस्लामाबाद में बातचीत का कोई मतलब रह गया है? मुझे लगता है कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह जो है, असल वर्ड अगर एक्चुअल हम लोग देना चाहें तो ये हो सकता है कि अमेरिका का मिसकैलकुलेशन है। अमेरिका को फेस सेविंग के लिए, ट्रंप को ईरान के साथ अपने आप को बचाने के लिए ईरान के 10 पॉइंट्स को मान लिया जल्दी में और अपने हिसाब से, और वो मानकर वो अपना फेस सेव करना चाहते थे। उनको ये लग रहा था कि ये मैं मान भी लूंगा और इसराइल को मनवा भी लूंगा। लेकिन अब यह साबित हो गया है कि नेतन्याहू के ऊपर ट्रंप की नहीं चलती है। नेतन्याहू वो बंदा है कि जो ट्रंप के ऊपर हुकूमत करता है, और वो जो अमेरिका फर्स्ट वाला जो नारा है, असल में उनके लिए अमेरिका फर्स्ट नहीं, अब इसराइल फर्स्ट है। तो असल प्रॉब्लम मिसकैलकुलेशन है ट्रंप एंड टीम का। वो ये समझ रहे थे कि इसराइल को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर पा रहे हैं। अब ईरान ये कह रहा है कि जब तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और जिसके ऊपर तुमने माना है, तो इसका मतलब ये कि उस शर्त का उल्लंघन हो रहा है, और जब शर्त का उल्लंघन हो रहा है तो फिर किसी भी तरह से अब डिस्कशन और गुफ्तगू का मौका बाकी नहीं रहता है। ये ट्रंप जो है और अमेरिका इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है कि इसराइल को, अगर तो ईरान को लगता है कि इजराइल को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मानता है कि होर्मुज इमीडिएट, तुरंत खोलने का वादा ईरान की तरफ से किया गया था, जो नहीं खोला गया है। ईरान का यह भी मानना है कि हम वहां पर टोल वसूली करेंगे, जो ओमान मानने को तैयार नहीं है। तो आज की स्थिति में होर्मुज की हालत क्या है? क्योंकि कल के बाद माना जा रहा था कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। जरा एक बार वो हालात देख लेते हैं, जरा स्क्रीन पर नजर डालिएगा। खबर यह है कि यह नक्शा ईरान ने सीज फायर के बाद ही जारी किया हुआ है। इसमें सभी जहाजों को निर्देश दिया गया है कि अगर होर्मुज से गुजरना है तो उसके 2 रास्ते से ही गुजरना है, जो ईरान ने तय करके रखे हुए हैं। इसमें एक रास्ता होर्मुज के अंदर वाले जहाजों का है, जो लारक द्वीप से के उत्तर से जा रहा है,
और दूसरा रास्ता जो है वो लारक द्वीप के दक्षिण से जा रहा है, जो हुर्मुज से निकलने वाला रूट है। इसके अलावा ईरान के दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर समुद्री माइंस यानी बम जो बारूद है वो बिछे हुए हैं, वहां पर बम बारूद बिछे हुए हैं। तो ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर कोई जहाज IRGC की परमिशन के बिना अगर उधर से गुजरता है तो वो माइंस की चपेट में आ सकता है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के 5वें बेड़े के होर्मुज में आने की खबर पर ये माइंस वहां पर बिछा के रखी थी, जो अभी भी इस आज के हालात में भी वहां पर मौजूद है। मतलब जहाजों को लारक द्वीप से ही गुजरना पड़ेगा और वहां ईरान ने अपना टोल बूथ बनाकर रखा हुआ है। तो यह नक्शा आप देख सकते हैं कि अगर गुजरना है तो आप उत्तर या दक्षिण, ये जो इलाका है वहीं से आप गुजर सकते हैं। आप कहीं और से जाने की कोशिश करेंगे तो माइंस बिछा के रखे हुए हैं, आप वहां से नहीं गुजर सकते। और हकीकत यह है कि अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो शुक्रवार को होने वाली बैठक में समझौते की ओर बात नहीं बनी तो होर्मुज पर संकट बना रहेगा। और अगर बात बन भी गई तो ईरान की ओर से समुद्र में बिछाए गए इन बारूदी सुरंगों को साफ करने में महीनों लगेंगे। तब तक ईरान के बताए रूट पर ही जाना पड़ेगा और लगता है कि इसके लिए टोल भी देना पड़ेगा। और यह सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले पर, क्योंकि ईरान चाहता है कि अब उनके हाथ में होर्मुज आ चुका है तो वो टोल वसूली करेंगे, जो नुकसान हुआ है वो भरने की कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं भरा जाएगा तो होर्मुज का रास्ता नहीं खोलेंगे। नरेश कौशिक, इस स्थिति में अगर ईरान इस तरीके से ब्लॉकेज अभी भी जारी रखा हुआ है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको लेकर क्या करेगी? क्योंकि यूके के प्रधानमंत्री ने अगुवाई की थी, 35 देशों को साथ मिलाने की कोशिश की थी, 60 देश उसमें शामिल हुए थे, कहा था कि बातचीत से हम रास्ता खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी होर्मुज नहीं खोल पाया है। यह स्थिति आज की स्थिति में बनी हुई है वहां पर। देखिए, उस बातचीत में क्योंकि अमेरिका शामिल नहीं हुआ था तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, क्योंकि अमेरिका के प्रेजेंस के बिना ये हार्मूज का संकट नहीं हल हो सकता था, जबकि लड़ाई चल रही थी उस समय। और क्योंकि लड़ाई अमेरिका इजराइल के ईरान से चल रही थी तो अमेरिका को इग्नोर करके आप किसी तरह का कोई हार्मूज को खोलने की बात करना बेमानी था। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, ट्रंप ने खासकर उनको ये ट्वीट अप्रूव किया कि आप ये ट्वीट कीजिए कि मैं 2 घंटे की दो हफ्ते की मोहलत आप मुझसे मांगिए, तब फिर मैं आपको मोहलत दे दूंगा। और असल में ट्रंप इस संकट से निकलना चाहते थे, क्योंकि उनका राजनीतिक संकट उनके यहाँ बढ़ रहा था, आर्थिक संकट बढ़ रहा था। तो कितनी वो बड़ी बड़ी बातें करें कि हम तो उनकी ईरान की सभ्यता को ही नष्ट कर देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराए हुए थे। तो उन्होंने दरअसल ये पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ये 2 हफ्ते का समय मांगा। वहां समस्या ये आ गई कि ईरान तो तैयार हो गया, और ईरान ने जिस तरह का वो 10 सूत्री जो कार्यक्रम उसने दिया था, वो अगर आप ट्रंप का ट्वीट देखें तो उसमें वो 10 बातों को आधार मानकर ये करने की बात हुई थी। और उसके बाद अमेरिका में जब बाकी लोगों ने, क्योंकि आप देखिए ट्रंप निर्णय अपने खुद लेते हैं, वो अपने आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं वो बता देते हैं, वो किसी से पूछते नहीं है। जब वो उनका ट्वीट कोई फिल्टर नहीं होता है उनका। देखा तो और लोगों ने जब देखा तो कहा कि ये तो आप किस तरह से आप सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं जो ईरान चाह रहा है, तो ये कैसे आधार हो सकता है? तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ आधार है, हम बातचीत तो इसके बात करेंगे, बातचीत तो होने दो। लेकिन कहा कि नहीं, आप ईरान की शर्तों पे बातचीत करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, तो हम किस मुंह से बात करेंगे? तो फिर कल से फिर ये बातें अलग अलग आने लगी। इसके बाद फिर इजराइल ने जो किया, इजराइल ने तो सैबोटाज कर दिया इसको, ट्रंप के इस प्लान को जो उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू मनवाने की कोशिश की थी ईरान से। तो हुआ यह कि 200 से ज्यादा लोग लेबनान में कल इजराइल ने मार दिए। उससे क्या हुआ कि वो जो 10 सूत्री कार्यक्रम में जो ईरान के का जो हिजबुल्ला जो कि उसका संगठन है, उसका समर्थित संगठन है, उसने कहा था कि भाई हमारे एलाइज और आपके एलाइज ये दोनों अब लड़ाई नहीं करेंगे। तो यह इजराइल तो लेबनान की बात उसमें शामिल थी। इस मामले में पाकिस्तान ठीक कह रहा है, ईरान भी ठीक कह रहा है, लेकिन वहां पर अब नेतन्याहू के दबाव की वजह से ट्रंप को भी ये कहना पड़ा, अमेरिकी प्रशासन को ये कहना पड़ा कि नहीं, लेकिन ऐसा क्या बदल गया है? क्योंकि यही इजराइल है
जो सीरियन आर्म फोर्सेस पर 2025 पे जब हमला कर रहा था, तब अमेरिका ने बीच बचाव करके उनको रोक लिया। आज स्थिति क्या बदल गई है कि आज इजराइल अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवाना पड़ेगा ना, उसके बिना वो नहीं निकल पाएंगे अभी। बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इस समय इजराइल इसका फायदा उठा रहा है। और इजराइल को ये लगता है कि ट्रंप ही अकेले, आप देखिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, पिछले 40 साल से कोशिश कर रहे थे कोई अमेरिकी राष्ट्रपति तो तैयार हो ईरान के साथ, उनके साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए। कोई और तैयार नहीं होता था, ये ट्रंप तैयार हो गए। ट्रंप कहीं ना कहीं नेतन्याहू से झुकते हैं, और अगर इजराइल पर कोई अगर दबाव डाल भी सकता है वो ट्रंप ही है। तो मुझे लगता है कि देर सवेर दबाव डलेगा, और ये युद्ध विराम दरअसल ये कराने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे जो है इस पर निर्भर है। लेकिन ये लग रहा है मुझे कि ट्रंप और उनका जो मिलिट्री है वो समय मांग रहे हैं, और ये 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम है ये मुझे लगता है ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। लेकिन इस बीच बातचीत होगी, वो दोनों अपने देश की, यानी ईरान भी ये तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है आरजू काजमी, बिल्कुल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात यहां पर रखने की कोशिश हो रही है। देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली इस वक्त अमेरिका के साथ दिखाई दे रहा है, और ईरान के साथ भी रिलेशंस अभी फिलहाल तो हमारे अच्छे ही चल रहे हैं, इसलिए कि रोज बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो है, वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स हैं ईरान के, उनसे बात हो रही है। तो पाकिस्तान यहाँ पर इतना ही इस्तेमाल किया जा रहा है कि जगह पाकिस्तान की चुनी गई है या पाकिस्तान में ये मीटिंग रखी गई है, वरना कहीं और भी रखी जा सकती थी। लेकिन शायद ईरान का डेलीगेशन वहां जाने को तैयार ना होता, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ दिन चाहिए थे जिसमें कि वो वॉर को रोकना चाह रहे थे अपनी फेस सेविंग के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। तो उसमें इससे अच्छी एडवाइस तो कोई नहीं हो सकती थी कि वो इस तरह की मीटिंग रख लें, फिर चाहे 2 दिन के बाद मीटिंग के फिर वही सिलसिला शुरू हो जाए जो पहले चल रहा था टैक्स का। ये तो ट्रंप ने आज भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर डायलॉग कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वो ईरान पर अटैक करेंगे। तो जब डायलॉग होने जा रहे हैं उससे पहले इस तरह की बात का या इस तरह की स्टेटमेंट का क्या मतलब लिया जाए? पाकिस्तान सिर्फ इतना ही आप कह सकते हैं कि कोशिश कर रहा है कि ये लोग टेबल पर आ जाएं, बात हो जाए। बाकी जो डिसाइड करना है वो तो इन दोनों, बल्कि तीनों कंट्रीज ने, लेकिन इजराइल, जिस ईरान तरीके और से अमेरिका स्थितियां ने चल डिसाइड रही करना है, लोग क्या टेबल पर आएंगे उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं अचल जी। और आज की स्थिति में जयशंकर कतर में है, क्योंकि अभी भी होर्मुज खुला नहीं है। भारत की स्थिति वही बनी हुई है, भारत की भूमिका इसमें जो थी वही बनी हुई है, और भारत को होने वाले गैस और तेल के सप्लाई में भी कोई ज्यादा फर्क इससे पड़ा नहीं है, क्योंकि सीज फायर जिस सूरत में होना चाहिए वो सीज फायर उस तरीके से नहीं दिख रहा है। क्या सचमुच में यह हो पाएगा? क्योंकि 3-4 मुद्दे इसमें साफ नजर आते हैं कि जिस पर ना ईरान मानेगा ना अमेरिका मानेगा, क्योंकि ईरान जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लान है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ होर्मुज पर टोल वो वसूलना चाहता है जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में, और खास करके हिजबुल्लाह की बात तो है ही, ऐसी सूरत में कैसे हो पाएगा ये सीज फायर, या सिर्फ ये बात बनकर रह जाएगी? साहिल जी, आपने एक साथ काफी सारे सवाल उठाए हैं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत तो शुरू से ही 3 तरह से आप कह लीजिए कि एक तो पॉलिसी स्टेटमेंट ये रही है कि वी एडवोकेट पीस थ्रू नेगोशिएशन, और 2 सब्सटेंटिव ऑब्जेक्टिव्स लेके भारत चल रहा है। और वो 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड फ्लोज, और जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ हिंदुस्तानी इस एरिया में हैं उनकी सुरक्षा। तो हम तो उसी पे काम कर रहे हैं, और हमने राइटली आई थिंक सही किया, अच्छा किया कि इस तरह की जो ब्रोकरशिप और इसमें हमने अपना टांग नहीं अड़ाई, क्योंकि ये मुद्दे इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई भी इनिशिएटिव जो है वो इसका कोई वो नहीं है, अंधेरी गली है, देयर इज नो लाइट। मतलब क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रोकरशिप में ना अमेरिका मानेगा ना इजराइल मानेगा, कोई भरोसे के लायक नहीं है, तो बेहतर ये है कि दूर रहो? हाँ यही बिल्कुल, कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला मत करवाओ, सीधी सी बात। तो लेट देम फाइट इट आउट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इन दोनों जो साइड्स हैं, और दोनों नहीं बल्कि 3 साइड्स हैं, 3 पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, इनमें इतना गैप है, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी एस्पिरेशंस हैं, उसमें इतना ज्यादा बड़ा गैप है कि उसको नैरो करना, उसको रिड्यूस करना एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क रहेगा।
जहां तक आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, तो वो तो ईरान, मुझे लगता है अगर वो 2015 का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, अगर उसके इर्द गिर्द कोई समझौता करना चाहे तो ईरान शायद तैयार हो जाएगा। और उसमें आईएईए का रोल बढ़ा दिया जाएगा। और ईरान जैसे शुरू से कह रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे धर्म में, हमारी उसमें जो है हराम है, और हम एनरिच करेंगे सिर्फ सिविलियन। मेरा मतलब 2015 के न्यूक्लियर डील के आसपास उस पर सहमति बन सकती है। आपने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात करी, आप कह रहे हैं कि अमेरिका चाहेगा इसे खुलवाना, लेकिन मैं कल से अपना जो है उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उन्होंने ट्वीट करी है। आई एम ट्राइंग टू डिकोड इट, जिसमें उन्होंने दो बातें की। एक तो ये कहा कि अमेरिका हेल्प करेगा टू बिल्ड अप ट्रैफिक इन द हॉर्मुज़, एंड दूसरी बात उन्होंने कह दी कि करेक्ट। बिग मनी कैन बी मेड फ्रॉम देयर। तो क्या अभी लगता है कि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के साथ पार्टनरशिप करके, या ओमान या दूसरे लोगों को बीच में लाके, तो वो भी अपना धंधा चालू करे, यहाँ लगाओ टोल, उसे क्या फर्क पड़ता है कि इंटरनेशनल वाटर्स हैं या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वो तो परवाह ही नहीं करता इन सब चीजों की। तो हॉर्मोन्स में मुझे लगता है वो कुछ इज सेंसिंग लॉट ऑफ मनी, कि बहुत पैसा बनाया जा सकता है यहाँ से। कोई गुंजाइश है आपको लगती है कि जो भारत के साथ में यूके के प्रधानमंत्री हो या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट्स या सभी लोगों ने मिलकर एक पहल की थी कि हम सब मिलकर हॉर्मुज़ को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका नुकसान सबसे ज्यादा यूरोप और एशियाई कंट्रीज को हो रहा है। उनका नहीं, तेल बिल्कुल। सप्लाई, गैस सप्लाई पूरी तरीके से रुका हुआ है। नो, आई तो एग्री उससे कोई फर्क पड़ेगा? साहिल, मैं बिल्कुल अभी अमेरिका हो, सॉरी, यूके हो, फ्रांस हो, ये सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, काफी लोगों को एक साथ मिला रहे हैं। और हम तो ऑब्वियसली जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते ही रहते हैं, चाहे इंडो पैसिफिक हो, और अब ये हॉर्मुज़ की बात आ गई। और सबके जो इंटरेस्ट है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और इसमें ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जब टोल देने पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगी, और इसका दूसरा खामियाजा जो हम सब लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, बिल्ली, ये उसमें कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी, ये सब मिलके क्या कलेक्टिवली आउट ऑफ विद इन यूएन या आउटसाइड द यूएन को ऐसा प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे अमेरिका के ऊपर या ईरान के ऊपर कि ये हॉर्मुज़ खुले, और खुले अनकंडीशनली, जिसपे कोई टोल की बात नहीं हो, और लीगैलिटी लेकिन बिल्ली है कौन, इजराइल है कि अमेरिका है आज की स्थिति में? ये भी तो सवाल है ना। अमेरिका नहीं, हॉर्मुज़ का जहां तक सवाल है, अमेरिका बिल्ली है। इसराइल का ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है साहिल। दैट्स व्हाई वो लेबनान पे कर रहा है। अगर इसराइल पे छोड़ दी जाए ना बात, उनके लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई है, जिसमें वो ईरान को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं और उसकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में, जैसा वो कहते हैं कि ईरान सीजेस टू बी एनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल। ये उनका पर्सपेक्टिव कह रहा हूं मैं, ये नहीं एंडोर्स कर रहा कि अगर जो आपको लगे कि आपके लिए वो खतरा है तो आप जाके उसे गोली मार दें या उस पर बम बरसा दें, लेकिन ये उनका पर्सपेक्टिव है। इस बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप, कौशिक साहब ने बहुत सही कहा कि 40 साल से, मैं मानता हूं इस बात को, इंडोर्स करता हूं कि 40 साल से इसराइल ट्राई कर रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप पिछली टर्म में नहीं हुए, इस बार पता नहीं क्यों हो गए। एप्स्टाइन फाइल से इसका कोई लेना देना है मुझे नहीं पता, बहरहाल वो हो गए। लेकिन होने के बाद वो चिकन आउट करके, मतलब उनकी मजबूरी है, डोमेस्टिक कंपल्शन है उनके ऊपर भाई, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं उसके ऊपर, वो तो हो गए। लेकिन इसराइल नहीं चाहता, अभी इसराइल का एजेंडा कंप्लीट नहीं हुआ साहिल, तो इसीलिए वो लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। और अमेरिका नहीं, इसीलिए ये बात पर सवाल लगे हुए हैं कि क्या सचमुच में अब एक टेबल पर बैठकर इस्लामाबाद में बातचीत हो पाएगी, क्योंकि अगर इजराइल का बदला पूरा नहीं हुआ है, इजराइल का जो लक्ष्य था वो अगर पूरा नहीं हुआ है, तो इजराइल लेबनान पर हमले करता रहेगा, और ऐसी सूरत में ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा क्या, यह एक सबसे बड़ा सवाल होगा। और इसीलिए पीके श्रीवास्तव जी, इन पूरी बातचीत की सफलता पर कितना भरोसा है आपको? क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है कि हम हमारे सैनिक वापस नहीं लेंगे, जो भी डिप्लॉयमेंट आज की स्थिति में खाड़ी देशों में है वो हम वापस नहीं लेंगे, अभी भी हम हमले की स्थिति में हैं।
ईरान भी कह रहा है कि जो हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वहां पर बम लगा के रखे हुए उसको हम नहीं हटाएंगे। तो दोनों ही तरफ से तैयारी पूरी है अभी भी। साहिल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन योर शो। एक बात तो पक्की है कि इसकी सफलता का कोई आप जो कहते हैं अंदेशा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण क्या है कि जो मध्यस्थता करता है उसके अंदर कोई शक्ति होनी चाहिए, कोई लेवरेज होना चाहिए जो उनके बीच में मध्यस्थता कर रहा है उनके ऊपर। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का सवाल है, उनका एक ड्राफ्ट करके जो पोस्ट आया था, जो बहुत चर्चा में आया कि शायद उनको ये ड्राफ्ट दिया गया था कि आप इसको पोस्ट करें, बाद में वो ड्राफ्ट डिलीट कर दिया गया। तो ये जरूर है कि उनके ऊपर एक बंदिश थी कि आप इस पोस्ट को करिए, क्योंकि ट्रंप को ऑफ रैम्प करना था। जिस तरह की धमकी उन्होंने दी थी कि 8 बजे के बाद से ईस्टर्न टाइम के बाद हम उस सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, और वो इतना अनपॉपुलर सेंटेंस था, इतना अनपॉपुलर था कि वो तो हो नहीं सकता था। तो उनको ऑफ रैम्प करने के लिए ही टुक हेल्प ऑफ शहबाज शरीफ, जो उनके अच्छे दोस्त हैं, और फील्ड मार्शल मुनीर। अब बात आती है कि मध्यस्थता कैसे करेंगे जबकि 3 देशों की लड़ाई है और एक देश पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं है। अब ये लगता है, जो आप आंकड़ा लगाते हैं, ये बात सही है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ये सोच रहे हैं कि मैं यहां से निकल जाऊं और ये युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में रह जाए। अगर ऐसा होता है तो वो एक लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं, जो उनके जीसीसी कंट्रीज के फ्रेंड्स हैं, कि देखिए हमने कर दिया तो अब ईरान जो है शायद जीसीसी कंट्रीज के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि यूएस एसेट्स के का बहाना लेके जो हमला करता था वो बंद होने चाहिए, क्योंकि यूएस इससे बाहर निकल गया है। तो ये वो बात है। अगर सीज फायर इफेक्टिव होता है साहिल, तो हमेशा ये होता है कि आप नहीं, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की स्थिति में होर्मुज का इस्तेमाल जिस तरीके से ईरान कर रहा है और उनके पास वो लेवरेज है, जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके वजह से वो अब इंटरनेशनल हो गई है चीज पूरी। बिल्कुल उसको पता है, ईरान को अब पता है। पहली बार पता चला 47 इयर्स के सैंक्शन लाइफ में ईरान ने कभी भी हॉर्मुज को बंद नहीं किया। वो आप इस बार बंद किया तो उनको भी ये पता चल गया है कि इसको बंद करने से जो त्राहिमाम होगा तो उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, और अगर वो खाड़ी देशों पर हमला करते हैं तो उससे यूएस जो है वो उनकी नाक दबती है। तो ये ईरान, ये जो दोस्त को बहुत मजबूत आधार स्तंभ मिले, उनको छोड़ने वाला नहीं, कहीं यही उसका लेवरेज पॉइंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान क्यों करेगा? जो 10 पॉइंट्स थे, उन 10 पॉइंट्स को तो यूएस कभी मान ही नहीं सकते। अगर उसको मान लिया तो उसके फ्रोजन एसेट्स फ्री हो जाते हैं, उसके सैंक्शंस खत्म हो जाते हैं, ईरान एनरिचमेंट जो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, आईईए वाले जो हैं अब उसको देख नहीं सकते हैं। इतनी सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो इससे एब्सोल्यूट विक्ट्री से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो ये पॉसिबल नहीं कि ट्रंप ये ग्रांट कर सके। अब अगर आप सीज फायर को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, जो मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बताता हूं, तो उसके बाद क्या होता है, फोर्सेस लेवल को डिग्रेड आप करते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं, जिससे दूसरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये होगा। ईरान को क्या कॉन्फिडेंस होगा? जितनी बार वो डिप्लोमेसी में गए उतनी बार उनके ऊपर अटैक हो गया है। तो ट्रस्ट फैक्टर with respect to US is absolutely zero, and trust factor with respect to the mediator is also zero. जनवरी 24 में पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी स्कर्मिश हुआ था। तो ये सब चीजें देखते हुए किस बेसिस पर इस्लामाबाद के आपके प्रधानमंत्री इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए थे, यूएन के सेक्रेटरी जनरल उनका जिक्र कर रहे थे, लेकिन यहां पर तो लग रहा है कि सबको लगता है कि अमेरिका ने कहीं इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि उन्हें युद्ध से बाहर निकल जाना था, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, ये बात तो मेरे ख्याल में सैटरडे को ही पता लगेगी कि कोई फायदा हुआ या नहीं, लेकिन ये डायलॉग सक्सेसफुल होंगे इस बात का ज्यादा उम्मीद नहीं है लोगों को। लग यही रहा है कि दोनों जो हैं, चाहे अमेरिका हो या ईरान, वो किसी एक जगह पर एग्री नहीं करेंगे, और अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये डायलॉग जो है ये तो वहीं उसी टाइम पर फेल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि डायलॉग हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जिसपे दोनों एग्री कर जाएं और ये लड़ाई जो है ये कुछ अरसे के लिए और रुके। लेकिन जो एक हिस्ट्री रही है अमेरिका की भी, इजराइल की और ईरान की, कि ये कुछ अरसे बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि कई दूसरी कंट्रीज भी उसके लपेट में आई हैं। नहीं, लेकिन ईरान के जो 10 पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल होगी कि नहीं होगी? वो 10 पॉइंट्स आपको दिखा रहते हैं कि ईरान पर कभी हमले ना हो। अमेरिका से आप कैसे गारंटी ला सकते हैं कि ईरान पर कभी हमला नहीं होगा, और खास करके इजराइल जब इसमें शामिल है, जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए?
जब बात ही आगे नहीं बढ़ेगी, सीज फायर ही ठीक से नहीं हो पाएगा, तो जंग हमेशा से कैसे खत्म होगी? लेबनान पर इजरायली हमले बंद ही नहीं हो रहे, यह भी एक शर्त थी। यूएस की ओर से लागू की गई जो पाबंदियां है वो हटा दी जाए। तेल के लिए पाबंदी हट गई, लेकिन उसके बावजूद हमेशा के लिए हटा दी जाए। ईरान के सहयोगियों पर हमले ना हो, जिसमें लेबनान भी शामिल है या हिजबुल्लाह शामिल है। होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए वो तैयार है, लेकिन टोल देना पड़ेगा, यह भी उनकी एक शर्त थी। हर जहाज के लिए $20 लाख का टोल देने की बात ईरान की तरफ से रखी गई थी। टोल के पैसे ओमान को भी मिले। ओमान हालांकि कह रहा है कि हमें टोल के पैसों की जरूरत नहीं है, वो भी उनके तरफ से कहा गया है। और होर्मुज सुरक्षित पार कराने की वो गारंटी देते हैं, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया था। और 10वीं शर्त थी कि ईरान के नुकसान की भरपाई की जाए। अब वो कौन करेगा वो नहीं पता, लेकिन अमेरिका, हमने लेविट का स्टेटमेंट देखा, व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, वो कह रहे कि ये तो कागज हमने उठा के फेंक दिया, हमने उसे स्पर्श भी नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कैसे गारंटी लेगा इस पूरे मामले की कि इसको सक्सेस किया जाए? अमेरिका तो सिर्फ युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, शांति की गारंटी कहां से लेंगे नेगोशिएटर? देखिए, ये गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता और ना ही पाकिस्तान ने देनी है। पाकिस्तान का काम सिर्फ इतना है कि दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं या दोनों कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक जगह पे लाकर वो बिठाएंगे और उनके आपस में बातचीत होगी, और क्या होना है क्या नहीं होना ये अमेरिका और ईरान ने डिसाइड करना है। पाकिस्तान इसमें सिर्फ इतना ही रोल है कि दोनों को एक जगह पर मौजूद हो, और कहीं ना कहीं इसमें चाइना का रोल भी है। जाहिर है कि ये बात चाइना भी चाहता है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत हो जाए या इजराइल के साथ जो टेंशन है वो खत्म हो। पाकिस्तान तो इस तरह की कोई गारंटी ना कह रहा है और ना ले रहा है कि जो कुछ कंडीशंस दी गई है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से वो पूरी की जाएंगी, क्योंकि हम तो सूरत वाला नहीं आते। पाकिस्तान कोई गारंटी नहीं ले रहा है, यानी उनके बीच बचाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, पाकिस्तान का काम ईरान के मीडिया में भी इसी तरह से बयान किया जा रहा है, शुक्रिया अदा करने के साथ में पाकिस्तान का। और वो ये कि जो हम कह रहे हैं वो आप अमेरिका तक के पहुंचाइए, और अमेरिका ने जो उनको पहले दिया था वो उन्होंने ईरान तक के पहुंचाया। अमेरिका का 15 पॉइंट्स का एक ड्राफ्ट था जो ईरान तक के पहुंचाया, ईरान ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स का ड्राफ्ट तैयार करके भेजा, वो पाकिस्तान ने अमेरिका तक के पहुंचाया। और फिर अमेरिका ने और खास तौर पे ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग के लिए इसको मान लिया। जब उन्होंने मान लिया तो मानने में ईरान और उसके जितने और समर्थित लोग हैं उन लोगों के ऊपर और कंट्रीज के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर हमला रोकना इमीडिएटली, ये उसके अंदर मेंशन था। आज की स्थिति में तो यह हमला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए पूरी दुनिया का ध्यान इस बात को लेकर है कि इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है, क्या उसके लिए ईरानियन डेलीगेशन अमेरिका के सामने आकर बैठेगा या नहीं बैठेगा? क्या ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा?